हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलो, सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। वेलकम टू परफेक्शन 6.0 एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। सभी ने इंट्रोडक्टरी क्लास देख लिए? हाँ, इंट्रोडक्टरी क्लास देखने के बाद ही आप लोगों को एक क्लास 1 में आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इंट्रोडक्टरी क्लास देखना, जो आपको प्रीलिम्स की सबसे पहली क्लास दिख रही होगी। चलो, तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर सेशन हम एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. Start करें? How is the जोश everyone? Extremely high? चलो, तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड द टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक इज मैच द कॉलम्स। ये आपको आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा, आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है सॉरी, इसमें आपको बहुत अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं। पैटर्न 1 जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, जो जनरली आपको प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिलता है, एंड दैट इज डबल कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। 2 कॉलम्स होंगे, आपको मैच करना है कि इस वाले पार्ट का किसके साथ मैच होगा, इस वाले पार्ट का किसके साथ मैच होगा, इसका वाले पार्ट का किसके साथ मैच होगा। 3-4 चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर, कि दोनों सेंटेंसेस को मैच करके ग्रामर सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। फिर हम देखते हैं टोन को, टोन मैच कर रही है नहीं कर रही है, दोनों तरफ सेम टोन, पॉजिटिव सेंटेंस है या नहीं, दोनों तरफ नेगेटिव है या नहीं। एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो बीच में बट, ऑल्दो, हाउएवर, हालांकि, ये कोई कनेक्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तीसरी चीज हम चेक करते हैं कॉन्टेक्स्ट, कि दोनों का टॉपिक तो सेम है, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट वाले पार्ट में तो अमेरिका की बात हो रही है और सेकेंड वाले पार्ट में साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें देखनी जरूरी होती है। अब मैच द कॉलम कैसे करते हैं? सबसे पहले चीज तो एक चीज के लिए तैयार हो जाओ, और वो चीज क्या है जिसके लिए आप सभी को रेडी होना है? दैट इज कि आपको बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं। मैच द कॉलम में हम सबसे ज्यादा ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं, उसके बाद हम बाकी के मैच द कॉलम्स करेंगे। एंड ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते हुए चलिएगा। यस, चलो, तो जब भी कोई हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, मैम मैं बिगिनर हूँ, समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी तो कहीं से कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत करी है। अच्छा, सबसे पहली चीज अपने मन से सारे डाउट्स निकालो। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्लोज योर आईज एवरीवन। सभी लोग अपनी आंखें क्लोज करेंगे अभी और मेरे साथ 2 लाइन बोलेंगे। आई एम रेडी टू एब्जॉर्व एवरीथिंग दैट कम्स माई वे इन टूडेज क्लास। मैं तैयार हूं हर चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए जो जो मेरे सामने आएगी आज की इस क्लास में। आई एम रेडी टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम माई एंड। सारी नेगेटिविटीज को मैं हटाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गेट रिड ऑफ ऑल माई फियर्स।
अपने सारे डरों से मैं छुटकारा पाने के लिए तैयार। तो सबसे पहले नेगेटिविटीज को हटाओ। अब पूरा का पूरा फोकस यहां पर, इसके अलावा जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 100% फोकस के साथ आज की क्लास में। इसको एक पूजा समझनी है और इस पूजा को ऐसे करना है कि खो जाना है इस पूजा में। तैयार है सभी लोग? आर यू रेडी खो जाने के लिए, 100% फोकस के लिए? एवरीवन, चलो अब आते हैं यहाँ की क्लास पे। सभी को पता है सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी क्रिया होती है और उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है। इतना ही सेंटेंस है। मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो जो सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? दैट वी टॉक ऑफ, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। वर्ब कौन है? मैं पढ़ा रही हूं तो एम भी वर्ब है और टीचिंग भी वर्ब है। इसके आगे कोई सेंटेंस लिखना है लिखो, बट मेरा सेंटेंस का मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। ये बात सभी को क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस को आप वर्ब के बिना नहीं बना सकते, क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। हर सेंटेंस में हर क्रिया के पास उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। चलो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे क्रिया बिना सब्जेक्ट के भी आ जाती है, सिर्फ क्रिया से स्टार्ट होता है। उस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव। बेसिकली उनमें सब्जेक्ट होता है, बस वो छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रीड फास्ट, तो जल्दी जल्दी रीड करो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो रीड है ये वर्ब है, इस क्रिया का सब्जेक्ट छुपा हुआ है। एक्चुअली सेंटेंस ऐसे था कि आपको जल्दी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड फास्ट। या फिर ये सेंटेंस कैसे था? ये सेंटेंस था यू रीड फास्ट, आप जो है जल्दी जल्दी रीड करो। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इस सब्जेक्ट को छुपा दिया था और कुछ नहीं था। अदरवाइज सब्जेक्ट के पास उसकी वर्ब होती है, वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट होता है। वर्ब और सब्जेक्ट का रिश्ता कैसा होता है? दिया और बाती के जैसा, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो दूसरी बात, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू आगरा डू द वर्क। अब ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको पूरे के पूरे मैच द कॉलम्स में। ध्यान से समझना, कौन आगरा गया? ही गया। तो ही कौन है यहाँ पे? ही सब्जेक्ट है। इसने क्या किया? ये आगरा गया। तो ये वेंट क्या है? वेंट वर्ब है। तो इस सेंटेंस के पास सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस के पास ही है। वर्ब कौन है सेंटेंस के पास? वेंट है। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट, जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो क्या कहता है, जब भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रेपोजिशन आ जाए। प्रेपोजिशन सभी को पता है क्या क्या होता है? टू हो गया, बिटवीन हो गया, इन हो गया, एंड सॉरी ऑन हो गया, एट हो गया, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। तो जब भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट दो चीजों के बाद आता है। किस किस के बाद आता है ऑब्जेक्ट? क्रिया के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और किसके बाद ऑब्जेक्ट आता है? प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो क्रिया के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये टू क्या था? ये टू प्रेपोजिशन था और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन था? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था ये आगरा। क्या सभी को क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। चलो तीसरा कॉन्सेप्ट, ऑफ भी प्रेपोजिशन होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल
सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही प्ले कर सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आप देख रहे होगे, ही प्रोनाउन था, आगरा नाउन था, आई प्रोनाउन था। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। चलो चौथा कॉन्सेप्ट, एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। अ वर्ड कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। वो एक ही समय पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकते। अब इस सेंटेंस को देखो, डू क्या है? वर्ब है। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये थी, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये था, लेकिन इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम, इसलिए सेंटेंस गलत था। क्लियर? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्क क्या था? ऑब्जेक्ट था। दा तो उससे तक आर्टिकल था इस ऑब्जेक्ट का। तो समझ में आया कि इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या थी? ही वेंट टू आगरा डू द वर्क। तो इस वर्ब के पास इसका क्या नहीं था? इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट नहीं था, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम हियर। क्लियर सभी को? चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो आपको मैच द कॉलम्स में यूज में आएगा। तो ठीक कैसे कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्रॉब्लम को? अगर वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट ना हो तो ठीक कैसे कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब वाली प्रॉब्लम को? पहला तरीका होता है यूज ऑफ कंजंक्शंस। पहला तरीका क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब प्रॉब्लम को ठीक करने का? एंड दैट इज व्हाट? यूज ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो मैंने लिखा ही वेंट टू आगरा completed the work। तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या थी? सेंटेंस में प्रॉब्लम यही थी, ही सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट का वर्ब था, ये प्रेपोजिशन था, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। इस वर्ब के पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट था। तो मैंने क्या किया, इस वर्ब को सब्जेक्ट देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था कि इसको ही का ही इसको सब्जेक्ट बना दूं। तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया। तो मैंने क्या यूज किया? मैंने एक कंजंक्शन यूज किया। कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पहला तरीका होता है कि आप कंजंक्शन का यूज कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। क्या होता है दूसरा तरीका? आप प्रेपोजिशन का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा टू कंप्लीट द वर्क। या फिर ही वेंट टू आगरा फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। एंड की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे। ही वेंट टू आगरा, एंड की जगह और कोई प्रपोजिशन यूज हो सकता था। हाँ, अगर कॉन्ट्रास्ट होते, दो ऑपोजिट टोन के होते तो बट लगा सकते थे। टोन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे दोनों सेम टोन के थे ना, इसलिए मैंने एंड लगाया था। आप प्रेपोजिशन भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेपोजिशन में एक कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन से एक अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो हमेशा उसके आगे क्या लगाओगे? अगर वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। सिर्फ टी और टू एक्सेप्शन होता है, जिसके आगे V1 भी लग जाता है और V1 प्लस आईएनजी भी लगता है। दोनों अलग अलग केसेस में लगते हैं।
कोई और preposition आएगा तो V1 प्लस ing लगेगा, अगर T और टू आएगा तो क्या लगेगा V1 या V1 प्लस ing। V1 तब लगेगा जब आप किसी कर्म की बात कर रहे होगे, एक्शन की बात कर रहे होगे, और V1 प्लस ing तब लगेगा जब आप किसी नाउन की बात कर रहे होगे। दोनों लगा सकते हो, दोनों सही है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनमें बार बार यूज होने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी को? आई होप नहीं है। चलो मैम, कंप्लीट का सब्जेक्ट क्या हुआ? इस कंप्लीट का कोई सब्जेक्ट नहीं रहा क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ गया, मतलब ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट वाला वर्ब नहीं आ सकता है। तो ये टू कंप्लीट या फॉर कंप्लीटिंग, ये पूरा का पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन गया। प्रेपोजिशन से क्या देते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो वर्ब आती है उसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या बात बोली मैंने? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो वर्ब आती है उसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये था कि या तो कंजंक्शन लगा दो अगर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो, या फिर उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बना दो, मतलब टू लगा दो या फॉर लगा दो। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है या तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, एक होता है या फिर V1 प्लस ing हो, एक होता है या फिर preposition। अगर इस तरीके से वर्ब आती है तो इस वर्ब को कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। नो सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। क्या बात बोली मैंने? अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आती है या V1 प्लस ing आता है या preposition आता है तो इन वर्ब्स को कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। He went to Agra, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो यहां पे इसको सब्जेक्ट की जरूरत थी। इट प्रमोटेड बाय राम वेंट वायरल, तो इट सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब थी वेंट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, तो ये पूरी की पूरी क्या थी? एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह के सब्जेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती। अभी ये सब बहुत गहराइयों में हम चले गए, क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा। अभी इतनी गहराइयों में मत जाओ, जितने जितने बस मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आता है, एक ही शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में कंप्लीटेड का सब्जेक्ट क्या है? एंड लग गया ना, इसका मतलब ही हो गया। एंड लग गया मतलब कंजंक्शन हो गया, तो ही वेंट टू आगरा, ही कंप्लीटेड द वर्क। तो इन दोनों का सब्जेक्ट क्या बन गया? ही बन गया। हु विच और दैट बेटा मैंने यहाँ कन्वर्ट, हु विच दैट कंजंक्शंस होते हैं ना, तो ये यहाँ कवर हो गए, इसलिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हु विच और दैट दोबारा से नहीं लिखा। टू आगरा, ये टू प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। आगे बढ़ी, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तब समझ में आएगा। क्या सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल एवरीवन? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा हम मैच द कॉलम किसकी हेल्प से करेंगे? ऑप्शंस को साथ में रखते हुए करेंगे। हमेशा याद रखना, मैच द कॉलम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ऑप्शंस को साथ में लेके चलो। चलो, एक बच्चे का डाउट है, पहले वो हैंडल करो। मैम सेंटेंस 1 गलत क्यों है? ये गलत क्यों है? क्योंकि इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हो गया पूरी बात बताने के बाद आप पूछ रहे हो मैम राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी। इसी चीज से तो स्टार्ट किया था बेटा। फोकस, फोकस से पढ़ो।
कंप्लीटेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जब कोई काम किसी के द्वारा किया गया है। अगर यहाँ बाय लिखा होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। कंप्लीटेड बाय राम, कंप्लीटेड बाय श्याम, कंप्लीटेड बाय घनश्याम, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? हाँ, इस सेंटेंस को मैं ऐसे ठीक कर सकती थी, ही वेंट टू आगरा डूइंग द वर्क। अगर मैं इस डू को डूइंग कर देती तो ऐसा ही हो सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको V1 प्लस ING किया, ये क्या बन गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन बन गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन बन गया तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो अभी अभी हमने पढ़ा वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कभी भी वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो मैं इसको डू की जगह डूइंग भी कर सकती थी। आ जाए आगे। चलो, फॉर के बाद V1 नहीं आ सकता। चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे हम मैच द कॉलम। तो सबसे पहले ए और ई को चेक करो और मुझे बताओ ए और ई में कुछ गड़बड़ लग रही है या ए और ई बिल्कुल सही लग रहा है। बट आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना, समझते हुए पढ़ेंगे। आज ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है आज की क्लास के बाद। देखो, इट इज नॉर्मली द लोकल अथॉरिटीज, नॉर्मली लोकल अथॉरिटीज होती हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो अच्छी खासी सिक्योरिटी दे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सही लग रहा है ये? तो नॉर्मल लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी दे और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगा इसमें तो मुझे, कोई दिक्कत? चलो, ए और ई वाला फिर दूसरा कौन सा था? यहाँ पे भी ए और ई था, तो आगे चेक करते हैं, बी और एफ को चेक कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट्स में बहुत ही तेजी से गिरावट आई रिसेशन के दौरान। एफ, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? सब्सटैंशियल मींस अच्छा खासा पैसा डूब गया। तो स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आई तो इससे क्या हुआ? इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पैसा डूब गया। ये भी सही लग रहा है। चलो, सी और डी को ट्राई करते हैं। जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट हुई है रिसेशन की वजह से। क्या हुआ है? घरों के प्राइसेस बहुत तेजी से गिरे हैं और फोरक्लोजर रेट्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ गए। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप पहले से ही चीजों को क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। उसको क्या बोलते हैं? फोरक्लोजर। ये भी मैच कर गया। तो आंसर इज व्हाट? सी। सारे के सारे मैच कर गए। कितने लोगों का सही निकला? अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर समझे, मैं गहराइयों में लेके जाऊंगी आपको ग्रामर की। मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि उसका आपको 20% भी समझ में आएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है। चलोगे ग्रामर गहराइयों में? बस मुझे 1 मिनट दो, बहुत साउंड आ रहा है। सॉरी एवरीवन। हाँ, चलो, आवाज आ गई सभी को? चलो, आ जाए यहाँ पे। काम म्यूट करना भूल गई थी मैं। एक्चुअली आज ना हमारे घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। चलो, आ जाए यहाँ पे। अब थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं।
पहले ना ए और ई वाले सेंटेंस की ग्रामर देखते हैं, ध्यान से समझना। प्लमेट मीन्स बहुत तेजी से नीचे गिरना, तो कोई चीज प्लमेट कर रही है इसका मतलब बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, ध्यान से देखना। इज क्या हो गया? वर्ब। तो इट क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। अब देखो ये बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान से समझना, अगर ये बात समझ में आ गई ना तो अभी जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं ना वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला, हु लगा दिया। हु का मतलब क्या है? कंजंक्शन लग गया। तो कंजंक्शन लग गया तो वर्ब आ सकती है। अभी अभी हमने पढ़ा था दो तरीके होते हैं वर्ब को बिना सब्जेक्ट के लाने के, या तो कंजंक्शन लगा दो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन बना दो, प्रेपोजिशन लगा दो या V1 + ing बना दो या वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ड्यूटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब टू प्रेपोजिशन से क्या दी जाती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये क्या बन गई? एडिशनल इंफॉर्मेशन बन गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या देते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन बन गया। कितने लोगों को ए ई वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया? हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आया? ए और ई वाले सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर हुआ। सब्जेक्ट, वर्ब, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस, कंजंक्शन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर ए और ई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो मुझे बी और एफ का स्ट्रक्चर बता दो। चलो बी और एफ का समझते हैं। स्टॉक मार्केट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक्सपीरियंस्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो डिक्लाइन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये V1 + ing से स्टार्ट हो रहा है, फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन। कितने लोगों को बी और एफ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो सी और डी का बताओ। चलो सी और डी का देखते हैं। हाउसिंग मार्केट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉज अफेक्टेड क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हर सेंटेंस में अगर आप देख रहे थे, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब थी। तो इसका मतलब हर सेंटेंस की ग्रामर एकदम सही थी और बाकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। क्लियर एवरीवन? सभी को? मैम हमें कैसे पता चला कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी? बाय लगा हुआ था ना, था वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, बाय लगा हुआ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। जब भी बाय लगा हो, वो काम किसी के द्वारा हुआ हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैम एक्सपीरियंस्ड भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहाँ पे एक्सपीरियंस्ड? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दोगे तो सेंटेंस के पास अपनी वर्ब ही नहीं होगी। एक्सपीरियंस को वर्ब की थर्ड फॉर्म मत मान लेना, किसी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, पहली बात तो ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती है जब कोई काम किसी के द्वारा हुआ हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर डायरेक्टली आ जाती है बिना हैज और हैव और हैड के तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बना देती है। तो आप इसको भी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन बना दोगे तो सब्जेक्ट की वर्ब भी गायब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है सिर्फ इन दोनों का होना, सब्जेक्ट का और वर्ब का। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में भी डाल देते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑप्शनल। कंपलसरी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। तो मैम सी और डी में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया? यही रीजन था कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? ऑप्शनल होता है।
वैसे अब आप देखोगे तो पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ये भी आप ग्रामर ग्रंथ पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। रिसेशन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रिसेशन ऑब्जेक्ट है लेकिन इस प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन के बाद भी तो ऑब्जेक्ट आता है, अभी हमने पढ़ा तो था। रिसेशन ऑब्जेक्ट है इस ड्यूरिंग का। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन साथ में करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगी। क्या 20-20 to 30% समझ में आ रहा है जो मैं ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये आपको एरर डिटेक्शन में भी बहुत हेल्प करने वाला है ये कॉन्सेप्ट। चलो इसको देखते हैं, पहले ए और एफ को देखो, बताओ ए और एफ सही बैठ रहा है? एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ गया क्योंकि कंपनीज ने स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया? स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। कंपनीज थोड़ी ना स्पेंड करती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, गवर्नमेंट देती है वेलफेयर प्रोग्राम, तो सरकार का होता है वेलफेयर प्रोग्राम, कंपनीज का थोड़ी ना होता है, कंपनीज को थोड़ी ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना होता है। तो ए और एफ तो मैच ही नहीं किया। चलो बी और डी से ट्राई करते हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं बहुत ही ज्यादा, मेनली यही हिट हुए थे रिसेशन से, बहुत सारे तो हमेशा के लिए बंद हो गए। सही है, तो मैच कर गया। चलो सी और ई को ट्राई करते हैं। जो रिसेशन हुआ उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंट्रीज ने क्या झेला कि डिमांड कम हो गई उनके एक्सपोर्ट की, इसलिए ट्रेड कम हो गया। बिल्कुल मैच कर गया। आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। कोई प्रॉब्लम? एक बार ग्रामर देखें सबकी फिर से। चलो ग्रामर देखते हैं, पहले बी और डी की ग्रामर देखते हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस, तो बिजनेसेस क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर पर्टिकुलरली हार्ड हिट, हार्ड हिट क्या हो गया? वर्ब। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सेंटेंस के पास उसका सब्जेक्ट भी था और वर्ब भी थी। चलो सी और ई को ट्राई करते हैं। रिसेशन हो गया सब्जेक्ट, रिजल्टेड हो गया वर्ब, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एज ये कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा, इस सेंटेंस की वर्ब ये रही। क्या फेस किया? डिमांड कम हो गई, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये रही एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो कंजंक्शन से पहले वाले के पास सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, कंजंक्शन से बाद वाले के पास भी सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। मैम वर्ब पर्टिकुलरली क्या होगा? वर्ब भी बेटा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और पर्टिकुलरली एडवर्ब होता है। इनका भी अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। हाँ वर्ब भी वर्ब है, राइट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, यस। क्लियर, कोई दिक्कत? ऐसा तो इनको भी अलग अलग करोगे तो ये इन प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, डिक्रीज नाउन है, इन प्रपोजिशन है, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है, सबको अलग अलग कर सकते हो। तो आंसर इज बी। हार्ड हिट वर्ब क्यों? क्योंकि हिट वर्ब, कंपनीज बिजनेसेस क्या थे? बहुत ज्यादा हिट हुए थे। हिट की तीनों फॉर्म्स होती है, हिट हिट हिट, तो ये वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कोई काम किसी के द्वारा हुआ है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का। क्लियर, आगे बढ़े। यस, चलो रिड्यूस बेटा एडजेक्टिव है। कैसे हो गई डिमांड? कम हो गई। जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो रिड्यूस्ड क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, और नया नाम क्या है? न्यू नेम इज पास्ट पार्टिसिपल। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? चलो सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
मजा आ रहा है पढ़ने में? एंजॉइंग एवरीवन? चलो, सबसे पहले हमने बी और एफ को ट्राई किया। विदाउट द रेज, बिना गुस्से के और डिस्गस्ट के, लिबरल जजेस के, देयर वुड, क्या होगा? देयर वुड बी अ स्लिवर ऑफ रिस्पेक्ट लेफ्ट, मतलब बहुत ही थोड़ा सा ना के बराबर रिस्पेक्ट बच जाएगा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जिसकी मेजॉरिटी किस चीज से ड्रिवन है? बुलिंग एरोगेंस, मतलब बहुत ही घमंड से। चलो इसमें थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं, पहले देखते हैं ग्रामर वाइज सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये रहा देयर सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब वुड बी। चलो ये आगे नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी रिस्पेक्ट लेफ्ट फॉर एन इंस्टीट्यूशन, तो ये क्या हो गई? एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। चलो हुज मेजॉरिटी, जिसकी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी फिर से सब्जेक्ट हो गया और ये रही इसकी वर्ब। तो ग्रामर तो अभी सही लग रही है, चलो कोई बात नहीं। बी और एफ वाला कौन सा था? ये था। बाकियों को चेक कर लेते हैं। ए और डी को चेक करते हैं। जस्टिसेस ने रूल किया, मतलब जजेस ने अपना जजमेंट दिया कि एक वेब डिजाइनर जो है मना कर सकता है। अब वेब डिजाइनर कुड रिफ्यूज टू सर्व, वो सर्व करने से मना कर सकता है। बी के साथ, सॉरी ए के साथ क्या है? ए के साथ डी है। विद वॉट? रिफ्यूज टू सर्व विद वॉट द मेजोरिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल वॉन्ट। रिफ्यूज टू सर्व विद, सर्व के साथ विद नहीं लगाते ना। यू सर्व समथिंग, आप किसी चीज को सर्व करते हो, सर्व के साथ विद तो नहीं लगाते। सर्व करना मीन्स किसी के हिसाब से चलना, किसी की रिक्वेस्ट पूरी करना। तो सर्व विद हट जाता तो सेंटेंस सही हो जाता। रिफ्यूज टू सर्व व्हाट द मेजोरिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल वांट, तो ज्यादातर अमेरिकन लोग जो जानते हैं वो उसको मना कर सकता है देने से, बट सर्व के साथ इस विद ने घोटाला कर दिया, तो ये तो चला गया। एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई, सी और ई को चेक करते हैं। चलो सुप्रीम कोर्ट जो कि बना हुआ है अनइलेक्टेड जस्टिसेस से, वो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांच है गवर्नमेंट की राइट नाउ अभी। एंड दी जस्टिसेस आर बिजी मेकिंग ओवर दिस कंट्री। दिस कंट्री कौन सी कंट्री? यहाँ तो कोई कंट्री का नाम भी नहीं दिया हुआ। तो जस्टिसेस जो है बिजी हैं इस कंट्री को मेक ओवर करने में, मेकिंग ओवर दिस कंट्री इन देयर ओन कंजर्वेटिव। मैच ही नहीं किया सी और ई का तो कॉन्टेक्स्ट, दोनों ही टॉपिक अलग अलग बात हो रही है। यहाँ पे तो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्टिसेस अपनी खुद की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सी और ई का भी मैच नहीं किया, तो ये भी एलिमिनेट हो गए। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए, ओनली बी है, सिर्फ और सिर्फ बी और एफ है जो आपका मैच हुआ। कोई परेशानी किसी को भी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, डिफिकल्ट सा था। मैम बी और एफ का कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, कि जब तक उनके अंदर वो रेज नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं बचेगा, मतलब उस रेज के बिना रिस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब वो रेज है, वो गुस्सा है, इसलिए रिस्पेक्ट। आगे बढ़े, चलो अगला एक बार और खुद से साथ में ट्राई करते हैं। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, अभी एक दो क्वेश्चन और साथ में ट्राई करते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस और आना शुरू होगा आप सभी को। स्लिवर ऑफ रिस्पेक्ट एक फ्रेज होता है बेसिकली, तो अगर आप किसी चीज का स्लिवर ऑफ लगा रहे हो, इसका मतलब है बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही थोड़ा सा। तो अगर स्लिवर ऑफ रिस्पेक्ट है मतलब बहुत ही ना के बराबर रिस्पेक्ट है। लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लीइंग लेफ्ट लेफ्ट। चलो ए और डी को ट्राई करते हैं। मुझे बताओ ए और डी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? सभी लोग बताएंगे। फॉर डेकेड्स, दसों सालों से, डिस्कशंस किसके बीच में? अबाउट, कि क्या यूक्रेन को एडमिट करना चाहिए नाटो में। ये जो डिस्कशंस हैं ये इन रिस्क के चारों ओर घूम रहे हैं। यूक्रेन को भी रिस्क है और मेंबर नेशंस को भी रिस्क है, और क्या रिस्क है? कि यूक्रेन इस ग्रुप में हो सकता है।
मैच तो कर रहा है। ग्रामर देखें, ग्रामर सही बैठ रही है नहीं बैठ रही। चलो अब इसकी ग्रामर बड़ी प्यारी है, बहुत ध्यान से समझना। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। चलो ये सब्जेक्ट बन गया, ये फिर से प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये वेदर और नॉट कंजंक्शन आ गया। जब कंजंक्शन आ जाता है तो कंजंक्शन के बाद अपना सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है। तो ये रहा सब्जेक्ट इस कंजंक्शन के बाद का, और ये रही वर्ब इस कंजंक्शन के बाद की। चलो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, फिर से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है? वर्ब से जस्ट पहले। तो इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन थी? ये थी। तो ये रहा सब्जेक्ट डिस्कशंस, डिस्कशंस प्लूरल था इसलिए वर्ब भी प्लूरल थी। चलो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। क्या हर सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है? इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। तो दोनों सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है। तो कॉन्टेक्स्ट भी मैच हो रहा है, टोन भी मैच हो रही है, ग्रामर भी सही है। कोई परेशानी? डिस्कशन के साथ अबाउट आता है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। कॉन्सेप्ट को मर्ज कर लेते हो आप लोग। कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ये है एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई अग्रीमेंट को साइन करने की बात ना कर रहे हो। लेकिन डिस्कशन के साथ तो अबाउट आता है, एंट्री के साथ तो इनटू आता है। तो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज मत करो। क्लियर सभी को? यूक्रेन की वर्ब्स ये है, शुड बी एडमिटेड। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगता है? ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे इसमें। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिस्क था, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये था। वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाना जरूरी भी नहीं है, वो तो मैंने आपको एडिशनली बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट से कुछ मैटर करता है? नहीं करता। मेन सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मैटर करता है बेटा, इनको ढूंढना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको मत देखो। सिर्फ इस पार्ट को देखना है आपको कि हर सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है या नहीं। दिस मैटर्स, जो मैटर करता है उस पर फोकस करो। चलो अब सीई को ट्राई करते हैं। एनीथिंग एक्सेप्ट अ पॉलिटिकल इन्विटेशन फॉर यूक्रेन। कुछ भी, किसको छोड़ के? एक पॉलिटिकल इन्विटेशन को छोड़ के यूक्रेन के लिए। एट विल्नियस, तो एक पॉलिटिकल इन्विटेशन आएगा यूक्रेन के पास, कहाँ पे? विल्नियस पे। ये श्योरली बाय विल बी परसीव्ड एज, मिस्टर पुतिन इसको क्या मानेंगे? एक जीत मानेंगे। सही लग रहा है? बताओ। चलो ग्रामर देखते हैं पहले तो। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एनीथिंग सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। तीन वर्ब है इसकी, विल बी परसीव्ड। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ग्रामर तो सही है, सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है। चलो ये भी मैच हो रहा है, तो ए डी सी है। बी एफ को ट्राई कर लेते हैं। चलो बी एफ को ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन पोटेंशियल नाटो मेंबरशिप, तो जो सवाल है यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप का, हैज बीन रिवाइव्ड, इसमें फिर से जान आ गई है। अब देखो यहाँ पे ग्रामर गलत हो गई। सभी को पता है रिवाइव के साथ अगेन नहीं लगा सकते, क्योंकि री का मतलब ही अपने आप दोबारा होता है। री वर्ड का मतलब ही होता है अगेन। तो री के साथ अगेन नहीं लगा सकते, इसका मतलब इसकी ग्रामर गलत है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए, बोथ ए डी एंड सी ई। ए डी
और सीई दोनों के दोनों सही है, कोई परेशानी। अच्छा एक बार बीएफ की भी ग्रामर देख लें एक बार। चलो बेटा मैं जो आपको ग्रामर एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए ग्रामर की, सिर्फ उसका रीजन ये। अदरवाइज आप सेंटेंस पढ़ के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट हमारा मकसद क्या होता है, एक तीर दो निशाने। मतलब हम मैच द कॉलम्स तो पढ़ ही रहे हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव। चलो इसको देखो, क्वेश्चन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या हो गई, ये हो गई। चलो सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, ये एज कंजंक्शन का रोल प्ले कर गया, तो कंजंक्शन का रोल प्ले कर गया तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, और इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या हो गई, ये रही अप्रोचेस। क्लियर? मैम बी और ई को चेक कर लो, गड़बड़ है बी और ई। बी और ई कभी नहीं हो सकता, इस वर्ग के पास अपना सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। जैसे ही, अच्छा बी और ई में क्या गड़बड़ है, अगर आपको जो मैं समझा रही हूँ समझ में आया है, तो आपको बी और ई की गड़बड़ समझ में आ गई होगी। कितने लोगों को बी और ई की गड़बड़ समझ में आ रही है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? कितने लोगों को बी और ई की गड़बड़ समझ में आ रही है? वंस अगेन फिर से एडिशनल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का पार्ट है। तो बी और ई की गड़बड़ सभी को समझ में आ रही है, एवरीवन? अच्छा सी और डी की गड़बड़ कितने लोगों को समझ में आ रही है? चलो बी और डी ई की गड़बड़ तो सबको समझ में आ रही है, सी और डी की गड़बड़ कितने लोगों को समझ में आ रही है? सी और डी की, क्या एनीथिंग का सब्जेक्ट हैव हो सकता है? नहीं, एनीथिंग सिंगुलर है, तो इसका अगर इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे हैज बनाना पड़ेगा। आ रही है? अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे? चलो, यू हैव 1 मिनट विद यू, ऑल द बेस्ट। एक बच्चे का डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर करती हूँ। मैम एज का क्या पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एज के ना बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एज कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, जब इसके दोनों तरफ सेंटेंस होते हैं तो ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्या है, कंजंक्शन। आई डिड नॉट कम टू क्लास एज आई वॉज नॉट वेल, मैं क्लास में नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उस समय इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी, वो वाला क्योंकि। अच्छा, एज आपका एडवर्ब का रोल भी प्ले करता है। एज क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब कब होता है, जब हम किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, ही इज एज टॉल एज मी, वो उतना ही लंबा है जितनी की, ही इज एज टॉल एज आई, जितनी मैं हूं, तो कितना लंबा, उतना ही लंबा, तो टॉल के बारे में बता रहा है, तो एज एडवर्ब भी होता है। एज प्रपोजिशन भी होता है, जब ये क्या करता है, जब ये दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा होता है, उस केस में ये क्या होता है, उस केस में ये कंजंक्शन, सॉरी प्रपोजिशन भी होता है। ही डिड द टास्क एज राम, उसने राम टास्क को बिल्कुल वैसे किया जैसे राम ने किया था, तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन भी है, तीनों रोल्स प्ले करता है एज। चलो अब इसका क्वेश्चन का आंसर। हु रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है,
दोनों होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। अगर दोनों तरफ वर्ब है तो कंजंक्शन है। ट्राई करें, चलो देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। अगर ये आंसर आपका ठीक निकला तो आपको बहुत हद तक समझ में आ गया, अगर नहीं निकला तो अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बी और डी ट्राई करते हैं। द टाइम्स रिपोर्टेड, टाइम्स ने रिपोर्ट किया 2017 में कि एक जो सेक्ट है, एक ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, इन्होंने स्टार्ट करा है ब्रांड करना कुछ फीमेल मेंबर्स को, और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो क्या करे, अपने आप को भूखा रखते। सही लग रहा है ये तो अभी, है ना। चलो बी और डी मैच कर रहे हैं तो ए और ई ट्राई करते हैं। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्सपेक्टेड है कि वो अप्रूव करेगी, क्या अप्रूव करेगी, अप्रूव वर्ब है, अप्रूव इन, अप्रूव के साथ इन तो नहीं लगाते, अप्रूव कंप्लाई भी नहीं हो सकता, ये भी वर्ब है, दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती। अप्रूव मीन्स हाँ करना, कंप्लाई करना मीन्स फॉलो करना, तो ए और ई और ए और एफ तो दोनों नहीं हो सकते। चलो सी और एफ को ट्राई करते हैं। जो सेक्ट है उसने ब्लैकमेल यूज किया, द सेक्ट यूज ब्लैकमेल टू कोर्स मेंबर्स टू, कि वो जबरदस्ती कर रहे थे मेंबर्स के साथ, क्या, कि वो कंप्लाई करें, मतलब फॉलो करें लीडर की सेक्सुअल डिमांड्स को। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये तो सारे के सारे एकदम सही लग रहे हैं, सॉरी दोनों सही लग रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट, आंसर क्या हो गया, आंसर इज डी। बी और डी भी सही है और सी और एफ भी सही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे लोगों का आंसर ठीक निकला है, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी ग्रामर देखें। चलो पहले सी और एफ की देखते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, क्या यूज किया है, ब्लैकमेल, वर्ब के जस्ट बाद नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रामर एकदम सही है। चलो बी और डी ट्राई करते हैं। टाइम सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये दैट कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन के बाद अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब होती है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और ये बाकी सारा का सारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो क्या हर सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, इस सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, इस सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, दोनों सही है। क्लियर। मैम अप्रूव इन नहीं होता ना बेटा, अप्रूव आप किसी चीज को अप्रूव करते हो तो जिस चीज को अप्रूव करो उसको उसका नाम आगे आएगा, अप्रूव द ऑफर, अप्रूव द प्रपोजल, अप्रूव दिस, अप्रूव दैट, अप्रूव इन नहीं, अप्रूव इन का कोई मतलब नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। सेक्ट का मतलब ग्रुप। एक बच्चे का डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैम ब्रांडिंग भी वर्ब है? नहीं बेटा, ब्रांडिंग वर्ब नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बता देती हूँ। मैं बिगन वॉट, क्या शुरू किया है, तो ब्रांडिंग ना यहाँ पे V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। क्या शुरू किया है, ब्रांडिंग शुरू करे, तो इसको ना जेरेंड बोलते हैं। ये अभी थोड़ा सा एडवांस ग्रामर में आता है। बिगन वॉट, क्या शुरू किया, जो शब्द क्या का आंसर देता है वो नाउन होता है, तो V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, इसको हम जेरेंड बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नाउन है लेकिन प्रेपोजिशन के आगे है, तो प्रेपोजिशन के आगे है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो अगला क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।
अच्छा, एक चीज़ जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी उनके बेसिस पे, आप में से ना बहुत सारे लोगों को शायद ऐसी उम्मीद थी कि हम क्लास 1 में आएँगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा, हमें बहुत ईज़ी लगेगा, हम कर लेंगे। तो बेटा, परफेक्शन क्लास इज़ नॉट ईज़ी, है ना? परफेक्शन क्लास में कभी इस माइंडसेट के साथ मत आना कि कुछ भी ईज़ी होने वाला है। आई विल पुश यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन इन एवरी क्लास। हर क्लास में मैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली हूँ। हर क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, डिफिकल्ट होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। डरने से काम नहीं चलेगा, राइट? सो डरना किसी को भी नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि ईजी चीजें करने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात को याद रख लेना। कभी भी कुछ भी ईजी लग रहा हो ना, समझ लेना वो सही नहीं है आपके लिए। ईजी थिंग्स डोंट गिव यू सक्सेस। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए और एफ। इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप, बहुत अच्छी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको क्या चाहिए? एक कमिटमेंट चाहिए। किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। इन्फ्लुएंसिंग कहां से आ गया? ये नाउन है। अच्छा, एक पैरलिज्म का कॉन्सेप्ट और होता है। पैरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसके आगे भी नाउन ही आना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का कमिटमेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का कमिटमेंट होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता ना, सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता एंड तो ये सही हो जाता है। इन्फ्लुएंसिंग V1 प्लस ING कहाँ से आ गया? ये इसने गड़बड़ करी है। चलो B और F ट्राई करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जो पॉलिटिकल विचारधाराएं होती हैं, वो शेप करती हैं पॉलिसी एजेंडा को, आपकी पॉलिसी का सिस्टम बताती हैं और डिटरमाइन करती हैं प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस के लिए क्या क्या सबसे ऊपर रहेगा। बी के साथ एफ। अच्छा, इन्फ्लुएंस करती हैं ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और सिटीजन्स के वेलबींग को। तो बी और एफ तो सही लग रहा है ना? एक बार बी और एफ की ग्रामर चेक करो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। वर्ब एक बार पहले मैं हटा देती हूँ तो क्लियरली लिख पाऊंगी। हाँ, ये सब्जेक्ट हो गया सॉरी, ये वर्ब हो गई, ये पॉलिसी एजेंडाज नाउन हो गया। अच्छा, एंड कंजंक्शन लगा दिया इन्होंने बीच में। कंजंक्शन लगा दिया तो दोबारा वर्ब भी लिख सकते हैं। ये वर्ब हो गई, फिर से ये नाउन, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट ही था, है ना? ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो सही लग रहा है बी और एफ। चलो ए और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप, एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या जरूरत है? एक कमिटमेंट की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके। इज क्रूशियल, ये इज कहां से आ गया? ये लीडरशिप सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस वर्ब का सब्जेक्ट का है? इस बेचारी इस वर्ब के पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है अपना। इज का नो सब्जेक्ट, राइट? इज को अकेला छोड़ दिया, तो ए और डी तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? आंसर इज बी, ओनली बी एंड एफ। सिर्फ और सिर्फ बी और एफ आपका आंसर है। समझ आ रहा है? मैम, डिटरमाइन का सब्जेक्ट कौन है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एंड के साथ लगा सकते हैं, ये वर्ब एंड बीच में कंजंक्शन लगा दिया, फिर से वर्ब लिख दी। आई वॉन्ट टू डांस एंड सिंग, ही डांस्ड एंड sang। कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
एक बच्चे का डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर करो। मैम इसका सब्जेक्ट अकाउंटेबिलिटी बेटा अभी तो बताया, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। कैसे भूल जाते हो? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। चलो मैम सी और डी भी था, सी और डी तो ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन नहीं है उसको क्यों चेक करना है? ऑप्शंस में थे तो चेक करना है। एक बार सीओडी चेक कर लेते हैं, जो बच्चे कह रहे हैं हम सीओडी भी मैच करते हैं। चलो, इफेक्टिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अच्छे से बातचीत। चलो ये वर्क की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई जिसमें अच्छा डायलॉग हो, कोऑपरेशन हो, कॉम्प्रोमाइज हो, इज क्रूशियल। चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ये इम्पॉर्टेंट है एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए और इस बात को गारंटी करने के लिए कि हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो। वैसे सी और डी भी सही है, अगर सी और डी ऑप्शन होता तो देन दिस वुड हैव बीन आल्सो हैव बीन द आंसर, वो भी आंसर होता। अगर सी और डी ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर होता। ऐसा होता ना बी एफ एंड सी एंड डी होता तो दैट वुड हैव बीन द आंसर। आगे बढ़े, इसका ना ओनली हटा देना, तो थोड़ा सा ना, हाँ ये ओनली हटा देना एक बार, क्योंकि सी और डी भी आंसर आ रहा है ना, तो रिमूव ओनली फ्रॉम हियर। ठीक है, चलो मैम वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ कंजंक्शन, एंड को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, एंड के बाद आप डायरेक्टली वर्ब लिख सकते हो। बताया तो सबसे पहले यही बात तो हुई थी बेटा, फोकस नहीं कर रहे हो। एंड के बाद डायरेक्टली वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती एंड को। एंड हो गया, और हो गया, एज वेल एज हो गया, डायरेक्टली वर्ब ले लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, सबका सही होना चाहिए, सबका। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़ के देना। करें डिस्कस, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने ए और डी को ट्राई किया। एंश्योरिंग, इस बात को गारंटी करना कि अच्छे से और इक्विटेबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनकम इनइक्वालिटी कम हो, सिस्टमिक बैरियर्स खत्म हो जाए। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं किस चीज के लिए? कि जो क्लाइमेट चेंज का रिस्क है वो कम हो जाए और हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सके आगे की जनरेशन से। अभी तो सही लग रहा है। चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। क्योंकि सगैसिटी, सगैसिटी मीन्स बुद्धिमता, बुद्धिमता नहीं बनी रहेगी इमरजेंसी में और इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस में, अर्जेंट क्रिटिकल सिचुएशंस में। इट विल बी प्रूडेंट, इसीलिए ये बहुत सही होगा कि हम इंश्योर करें कि हर तरह कुछ प्रोटेक्शन का जो मेजर है वो अवेलेबल हो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स पे। ये भी सही लग रहा है। चलो एक सी और ई और चेक करना बाकी रह गया है फिर। चलो इसको चेक करते हैं, सी और ई को। टेक्नोलॉजी को यूज करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हैं
इकोनॉमी में अलग अलग तरह की चीजें ला सकती हैं और क्रिएट कर सकती है नई अपॉर्चुनिटीज एक बदलती हुई ग्लोबल इकोनॉमी में। सही है, आंसर इज सी, A, D, B, F, C and E. Scores everyone. एक बार दोबारा समझे, चलो ग्रामर देखते हैं सबकी। एंश्योरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, V1 प्लस ING नाउन का रोल प्ले कर सकता है ना, इस बात को भी याद रखना। क्या इंश्योर कर रहे हैं? फेयर एंड इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को रिड्यूस करना और इस चीज को एड्रेस करना, ये तीन चीजें क्या है, जरूरी है। तो इन तीनों का सब्जेक्ट क्या हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट का वर्ब हो गया आर। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं किस चीज के लिए, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी। मैम ए और डी का कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा, आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत तेज गर्मी होती है या बहुत तेज बारिश होती है, तो अगर हर किसी के पास बराबरी की वेल्थ होगी तो ये अच्छा होगा। हर किसी इनकम इनइक्वालिटी नहीं होगी कि किसी के पास बहुत ज्यादा है किसी के पास बहुत कम है, तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज भी बची हुई रहेंगे। तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है। एडिटोरियल क्लासेस में नहीं आते आप लोग, कितनी बार इस तरह का आर्टिकल आया है कि इक्वालिटी लेके आओ तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करो तो क्लाइमेट चेंज से बच पाओगे, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाओगे। अगर इक्वालिटी होगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी का होगा, अगर कोई बैरियर्स नहीं होंगे तो हर कोई अपने आप को बचा पाएगा। कितनी बार पढ़ा है हमने ये इस तरह का सेंटेंस एडिटोरियल की क्लास में। कोई दिक्कत ए और डी में? चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। इसको देखते हैं, सिंस कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रहा था, सॉरी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। चलो कॉमा के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया सेंटेंस का, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब, ये भी मैच हो गया। सी और ई को ट्राई करते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करना, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों सब्जेक्ट है, ये रही इसकी वर्ब, इससे ये आ सकता है। एंड के बाद दोबारा वर्ब लिख सकते हैं, तो एंड के बाद दोबारा वर्ब लिख दी और ये बाकी का सेंटेंस। समझ आया, मजा आया आज के सेशन में, सीखने को मिला या नहीं, दिमाग का दही हुआ या नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस लगे या नहीं लगे आज? अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि हम परफेक्शन की क्लासेस में आते आते इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें ये क्वेश्चंस केक वॉक लगने लग जाए, हमें ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लग जाए, हमारे ना मसल मेमोरी में ऐसे पहुंच जाए कि हम सेंटेंस को देख के ही बता दें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि इस सब्जेक्ट के पास इसकी वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इस वर्ब के पास इसका सब्जेक्ट नहीं है। ये सारी चीजें हमारे ऐसे मसल मेमोरी में पहुंच जाए। मसल मेमोरी में पहुंचने का मतलब क्या होता है कि हमें दिमाग को भी ना यूज करना पड़े, हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए चीजों को लेके। यस, तो इस बार का परफेक्शन बैच ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को डेडिकेटेड है जो आपकी ग्रामर को बहुत इम्प्रूव करेगा, वोकैबुलरी को बहुत इम्प्रूव करेगा, आपकी रीडिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करेगा। और यही तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो एक तो मुझे आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर दे देना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके फीडबैक की वजह से आज परफेक्शन बैच इस लेवल पे पहुंच चुका है कि 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स परफेक्शन बैच की क्लासेस को देख रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और बस एक रिक्वेस्ट है सभी से, इंट्रोडक्टरी क्लास ज़रूर देख लेना और फिर उसके बाद परफेक्शन की क्लासेस को देखना स्टार्ट करना, जिससे कि आपको पता चले परफेक्शन को कैसे पढ़ना है। और दूसरी चीज़, डरना अब मना है। मुझे बस आप ये फ्रीडम दे दो कि मैम आप हमको जितना डिफिकल्ट करा सकती हो ना, आप हमको जितना ज़्यादा स्ट्रगल करवा सकती हो, आप हमको जितना ज़्यादा हमारे दिमाग का दही कर सकती हो, आप करो।
हम तैयार हैं, हम तैयार हैं हसल करने के लिए, हम तैयार हैं एकदम पिसने के लिए। गिव मी दैट फ्रीडम। बस मुझे ये मत बोलो कि मैम आसान कराओ, आसान कराओ, आसान कराओ, ईजी कराओ। अगर आप मुझे फ्रीडम दे देते हो और 2 घंटे रोज मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हो एडिटोरियल और परफेक्शन में, तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको ह्यूज डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। रेडी हो? आर यू रेडी? फ्रीडम है मुझे? यस? चलो, आज का सेशन एंड करते हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी केपेबल इनफ to pursue my dreams. Thank you, God, for giving me everything that you have given me. Thank you, God, for my parents, for my teachers, for my family, for the food that I eat, for the place that I live in, for each and everything. Thank you, God, for helping me in every step that I take. Thank you, God, for making me who I am. And thank you, God, for everything once again. तो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ, बड़ी स्माइल होनी चाहिए हर किसी की, है ना? तो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ और बहुत अच्छा फील करते हुए आज का सेशन एंड करते हैं। आप पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाए आज। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करो रोज की रोज, क्योंकि जब छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेते हैं तो वो एक्यूमुलेट होते हैं और हमें सक्सेस देते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन।